तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज का प्रैक्टिस सेट जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि जो पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन संभावना है कि पेपर में पूछ लिए जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट से सिर्फ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जो उज्ज्वल है तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तधन ज्वल, बी है ऊर्ध्वधन ज्वल, सी है उज्जधन ज्वल और डी है उजुधन वल। तो देखिए ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो क्या होता है कि व्यंजन संधि में एक महत्वपूर्ण नियम है इसका होता है कि यदि त या द के बाद ज या झ आए तो या द का परिवर्तन आधे ज में हो जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो या द के बाद य ज या झ आए तो त और द का जो परिवर्तन होता है आधे ज में हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तधन ज्वल, ठीक ना, उज्ज्वल। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, परमेश्वर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और अव्ययीभाव समास। तो देखिए जो परमेश्वर है ना, परम ईश्वर, तो परम ईश्वर का मतलब जो ईश्वर का जो विशेषता क्या है, परम है। तो ईश्वर क्या है, विशेष हो जाएगा और परम जो है विशेषण हो जाएगा। तो जब विशेष और विशेषण की बात होती है, ठीक ना, तो वहाँ पर जो होता है कर्मधारय समास आता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, मयूर, वत्स, सूरज। देखिए अग्नि, मयूर, वत्स जो है ये संस्कृत में तो तद्भव हो जाएगा। सूरज जो देखिए हिंदी का खड़ी बोली का है, तो यह तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, किवाड़ शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा। कपाट, किवाता, कवाच और द्वार। तो देखिए जो किवाड़ है इसका जो तत्सम रूप होगा वह कपाट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कपाट कहाँ लगाया जाता है, घरों के दरवाजे जो होते हैं वही कपाट कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, दुर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दूर, दू, दूर, दूस। तो देखिए इसमें कौन सा है, दूर, ठीक है। आधा र जो हलंतर लगा होता है वही आधा होता है, तो ये हो जाएगा दूर, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, लड़कपन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, न, पन, अन, कपन। तो देखिए लड़कपन, लड़का, लड़कपन में हो जाएगा हमारा पन, पन जो है यह प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, जनता, बाल, हस्ताक्षर, समाचार। एक वचन में ही होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जनता। जनता का जनते, जानती ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो जनता का ये एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जनता। देखिए अगला देखेंगे, जैसे देख लीजिए क्या होता है कि जो विपरीत शब्द है जैसे बाल, हस्ताक्षर और समाचार हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाले शब्द है। ये जो बाल है, बाल बहुत ज़्यादा होता है, हस्ताक्षर बहुत हो सकते हैं, समाचार में बहुत कुछ हो सकता है, तो ये जो है क्या है, बहुवचन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, हरि ने बैल को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए हरि क्या कर रहा है, बैल को मार रहा है, तो कर्म कर रहा है ना,
तो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्म कारक। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, मिठास शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए मिठास, मिठास से मिठास, तो ये भाव मिल रहा है। जैसे आम खाते तो मिठास आम है, ठीक ना। रसगुल्ला मिठास ज़्यादा दे रहा है। मान लीजिए कुछ और सब्जी बनी हुई है, कहे मिठास लगा था, होता है ना, तो एक भाव प्रकट हुआ है, तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द यह क्या है? यह पुस्तक मेरी है, ठीक ना, सॉरी, यह पुस्तक मेरी है। तो देखिए गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण और डी है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो देखिए यह जो है यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, प्रयुक्त कौन सा हुआ है? यह, तो यह विशेषता भी बता रहा है और सर्वनाम भी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, आहूत शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो अनाहुत, अपूजित, विहुत, आमंत्रित। तो आहूत का जो विलोम होगा अनाहुत होता है, ठीक ना। आहूत का अर्थ होता है बुलाया गया हो किसी को, और अनाहुत का मतलब होता है बिना बुलाए आया हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, किस और शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द की पर्यायवाची है? हिरण, तोता, बंदर, शेर। तो देखिए यह शाखा मृग है। शाखा मृग क्या होता है? अर्थात जो शाखाओं पर लटका होता है। शाखाओं पर कौन लटका होता है? बंदर। तो इसका जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मरकट, वानर, कीस, कपी, ये सब क्या है? बंदर के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, औदार्यदाता, दानी और अल्पज्ञ। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, आराम से दान देना चाहता है, उदारपूर्वक, ठीक ना, तो दान देने वाला अर्थात दानी। तो ये क्या हो जाएगा? औदार्यदाता हो जाएगा, ठीक ना। सामान्य दान देने वाले को बोलते हैं दानी, और जो उदारता से देगा तो उसे और औदार्य दाता, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, अहल्या, अंतर्ध्यान, द्वारका। तो देखिए जो अंतर्ध्यान है यह जो है अशुद्ध है। जो शुद्ध होता है अंतर्ध्यान क्या होगा? ये क्या होता है? अंतर्ध्यान होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए जो है मिश्र वाक्य, ठीक ना, यह क्या है? मिश्र वाक्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, घी के लिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोशनी करना, अत्यधिक खुशियाँ मनाना, धन का दुरुपयोग करना, और डी है पूजा पाठ करना। तो देखिए कह रहा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब हो गया अत्यधिक खुशियाँ मनाना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब अधिक खुशी रहे, अरे खुशी होती है तो कहा जाता है ना कि बहुत खुशी है, अरे घी में दिया जलावत वालों गान होती है ना बात। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे,
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकक्की का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बहुत बीमार होना, अत्यधिक कंजूस होना, शरीर की रक्षा न करना और धन कमाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो मतलब यह है कि अत्यधिक कंजूस होना, ठीक ना। भले चमड़ी बिक जाए लेकिन पैसा 1 रुपया निकालेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन होता है जिसमें घर्षण होता है, ऊष्मा निकलती है? स स स ह, यह ऊष्म व्यंजन है। यह रला हुआ क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। त वर्ग त थ द ध न का उच्चारण निम्नलिखित में से क्या है? देखिए ये क्या हो जाएगा? दंत है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 हो गया। 20 देखेंगे। घूमना फिरना या टहलना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आते हैं? जब घूमेंगे फिरेंगे टहलेंगे तो यह सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए टहलना, रोना, हंसना, सोना, उड़ना, ये सब क्रिया जो है बाहरी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। इनका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के आकलन में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए पाठ के अंत में दिए गए कठिन प्रश्न के उत्तर लिखवाना। बी है बच्चों को किसी देखी गई घटना या कहानी पर अपने शब्दों में प्रतिक्रिया या विचार व्यक्त करने के अवसर देना। तो ये बात ठीक है। मान लो कोई बच्चा कुछ देखा है तो उसको बच्चे के ही भाषा में उसको व्यक्त करने के लिए कहना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के निजी भाषण दुख से बात करना का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर है बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं इसलिए बात करते हैं। बी है बच्चे अपने कार्यों और व्यवहार को दिशा देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और सी है बच्चे वयस्कों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और डी है यह एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। तो ये तो मानसिक वाला पहले गलत। बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं इसलिए बात करते हैं, जरूरी नहीं है। बच्चे अपने कार्य और व्यवहार को दिशा देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बात ठीक है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 22 पर से 26 आ गया। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। गलती से लिखा गया था प्रश्न 26, तो उसको सही क्लियर कर दिए है। तो देखिए भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना किसी भाषा से सिखाई जाती है, ये बात तो एकदम ठीक है। बी है इनमें व्याकरण के नियमों को रटवाने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो पूरा गलत। इनमें अनुवाद का बहुत अधिक सहारा लिया जाता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह बच्चों की केवल एक ही दिन की परीक्षा का अंक है, ये तो एकदम गलत है। बी है ये इससे बच्चों के क्रमिक भाषाई विकास का एक व्यवस्थित और प्रामाणिक लेखा जोखा मिलता है, ये तो ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किस कौशल में समस्या आती है? चित्र बनाने में, गणित के पहाड़ों को याद करने में, पढ़ने और अक्षर को पहचानने में, साफ साफ लिखने में। तो देखिए जो डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने में कठिनाई आती है, पढ़ने और अक्षरों को पहचानने में। सा को वाज पढ़ लेना, डी को बी पढ़ लेना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा
एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए केवल अंग्रेजी भाषा, बी है राष्ट्रभाषा हिंदी अनिवार्य रूप से, सी है बच्चों की मातृभाषा स्थानीय भाषा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बच्चों की मातृभाषा और स्थानीय भाषा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 27 है, कह रहा है भाषा की कक्षा में मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या होता है? देखिए जो मौन वाचन होता है इसका लाभ क्या होता है? तो देखिए जो मौन वाचन का मतलब होता है कि शांत मन से पढ़ना, जिससे क्या होता है कि जो पढ़ा जाता है उसका अर्थ अच्छे से ग्रहण किया जाता है इस मौन वाचन में। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी अर्थ ग्रहण करते हुए गहराई और तीव्र गति से पढ़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से गहराई से जुड़ा है? कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से गहराई से जुड़ा है? तो देखिए जो भाषा अर्जन होता है ये चामस्की से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। चामस्की साहब कहते हैं कि भाषा जो है अपने आप सीखी जाती है, जो जन्म से ही होती है, ठीक ना। बच्चा क्या करता है, जन्म से ही सिखा रहता है भाषा को, ये बात चामस्की कहते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है पहले उपचार करना फिर निदान करना। पहले निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के जाएंगे तो पहले निदान करेगा ना, जानेगा ना क्या दिक्कत है, उसके बाद उपचार करेगा ना। बी है पहले निदान कमियों का पता लगाना या करना, उसके बाद उपचार कमियों को दूर करना, ये बात ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 30 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पुस्तक को सुंदर और रंगीन दिखाना, बी है पुस्तक के पृष्ठों की संख्या बढ़ाना, सी है बच्चों में अमूर्त और काल्पनिक सोच को समझने तथा पाठ के कथ्य को स्पष्ट करने में मदद करना, ये बात ठीक है। जो चित्र के माध्यम से बच्चा आसानी से स्पष्ट रूप से समझ जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को चुनौती दे दी थी? तो ऑप्शन नंबर है डॉक्टर नगेंद्र, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी है राम कुमार वर्मा, और डी है रामवर सिंह। कह रहा है कि पुस्तक के लेखक, आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को चुनौती दे दी थी? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक ना। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है जिनमें उपेक्षित उर्मिला के विरह का सुंदर वर्णन है? तो जो साकेत की जो रचयिता है वह कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, ठीक ना। जिन्होंने रचना की थी कब? साकेत की 1931 में की थी। यह द्विवेदी युग के महान कवि है, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, सूफी संत कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की शैली क्या है? तो ऑप्शन नंबर है कड़व का बद्य मसनवी शैली, बी है रीति काव्य शैली, मुक्तक शैली, छप्पय शैली। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाए कड़व का बद्य मसनवी शैली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है
कहाँ से आ गया है भाई ये सब, किरौना आ गया था बहुत बड़ा। काकरोच, काकरोच जानते हैं ना कौन है काकरोच? हम ही लोग काकरोच है ना, जो जितने युवक है वो काकरोच बने हुए हैं। कारण क्या है काकरोच का? अरे सुप्रीम कोर्ट के जो सूर्यकांत जी है ना, उन्होंने कहा है कि युवा क्या है, काकरोच है। तो जब काकरोच बाहर निकलेगा, तो जब युवा शक्ति बाहर आएगी तो क्या होगा? प्रदर्शन होगा। और जो नौकरी लाने वाली बात है, तो नौकरी लाएगा युवा, बेरोजगार घूम रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है। तो देखिए 34 देखते हैं, छोड़िए वो भी तो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भर्ती कैसे आएगी? आज की सरकार ऐसी है कि बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कह रहा है हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। तो देखिए ये जो कहा जाता है सूर्यकांत सॉरी सुमित्रानंद पंत को, ठीक ना, सुकुमार कवि, ठीक ना, पोएट ऑफ नेचर। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। गबन और कर्मभूमि उपन्यासों के कालजयी लेखक मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? नवाब राय, धनपत राय, श्रीवास्तव, अमृत राय, गणपत राय। तो देखिए धनपत राय श्रीवास्तव नाम था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। कठिन काव्य का प्रेत किस रीति कालीन कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? बिहारी लाल, घनानंद, आचार्य केशवदास, भूषण। तो देखिए ये जो कहे थे आचार्य केशवदास को, ठीक ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य केशवदास। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश जैसी अमर हाला वादी कृतियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा। तो देखिए मधुबाला, मधु कलश इस सब के जो रचयिता है यह हरिवंश राय बच्चन है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर भारतेंद्र चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए जो है उदंत मार्तंड के जो संपादक है पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38 हो गया। 39 देखेंगे। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन, बी है उपन्यास, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? इस सुप्रसिद्ध छायावादी गीत के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत निराला। तो ये जो है महादेवी जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। रस निष्पत्ति के संदर्भ में विभाव का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मन में उठने वाले चंचल विचार, बी है अस्थायी भाव को जागृत या उद्क्षिप्त करने वाले कारक या परिस्थितियाँ, सी कह रहा है शरीर पर दिखाई देने वाले शारीरिक परिवर्तन, और डी कह रहा है भय का वातावरण। तो देखिए रस निष्पत्ति के संदर्भ में विभाव का वास्तविक जो अर्थ होता है अस्थायी भाव को जागृत या उद्क्षिप्त करने वाले परिस्थितियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। करुण रस का अस्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या है? रति, क्रोध, शोक, निर्वेद।
तो करोड़ जो है इसका सही भाव शोक होगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मन और नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभाव। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीत पटु मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी लात में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दो जगह आया है तरड़ी तरड़ी, तो इसका मतलब है कि यह यमक अलंकार है, ठीक ना। जहाँ एक ही शब्द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर एक तरड़ी का मतलब है सूर्य और एक तरड़ी का मतलब है नाव। चौपाई छंद के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इनके प्रत्येक चरण के अंत में अनिवार्य रूप से 2 लघु वर्ण होते हैं। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण के अंत में अनिवार्य रूप से 2 लघु वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। रोला और उल्लाला छंदों को क्रम से मिलाने पर कौन सा संयुक्त या विषम मात्रिक छंद बनता है? तो देखिए कुंडलिया, छप्पय, वरई और सवैया। तो देखिए रोला और उल्लाला को मिलाएंगे तो यह छप्पय बनेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। चरण कमल बंधो हरिराई इस सुप्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो चरण है वो जो कमल के समान है, ठीक ना। इसका मतलब हो गया कि यह क्या क्या जा रहा है, रूप की बात कर रहा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज उन्नयन करऊँ सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। यह छंद मात्रा गगन के आधार पर क्या है? तो देखिए जो है यह एक सोरठा है, ठीक ना। देखिए क्या है सोरठा का मतलब, छंद के पहले में 11 मात्रा है, दूसरे चरण में 13 मात्रा है, ठीक ना। पहले में 11, दूसरे में 13 मात्राएं होती है, वो क्या होता है? सोरठा कहलाता है। विभक्त रस का अस्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या होता है? विभक्त क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सिगरी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यह क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? यह बात को बहुत अधिक चढ़ा बढ़ाकर लोक सीमा से बाहर कहा जाता है इसमें, ठीक ना। पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे रास्ते से भाग गए, अतः यह क्या हो जाएगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। तो कुल टोटल 50 क्वेश्चन हुए क्लियर। अब बताइए 50 में आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं? पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल कैसा था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों को पेपर में यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। लेवल बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराया है आज का प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।